प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने प्रयास किए हैं और जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन विद्वानों में उन्होंने अपने प्रयासों से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में कोई खास प्रयास नहीं किया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसमें भी कोई विशेष प्रयास नज़र नहीं आते हैं। इसके बाद ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में तो विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक काल खंड को अभिव्यक्त करता है। लेकिन इन्होंने केवल लेखकों और कवियों का काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्ण रूपेण कोई विभाजन नहीं किया है। इसके बाद सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन करने का श्रेय जाता है मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद जो 1913 में लिखी गई, उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले प्रस्तुत किया। मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है। सबसे प्रारंभिक में इन्होंने हिंदी साहित्य को आरंभिक काल नाम दिया, जैसे 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी और उसके बाद उत्तर आरंभिक काल जो 1344 से 1444 विक्रमी तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा उन्होंने आरंभिक काल के बाद दूसरा जो काल है उसको माध्यमिक काल के नाम से अभिव्यक्त किया और इसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी और फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी। तीसरा अलंकृत काल, इसे भी 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी। फिर चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी और पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने काल खंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति को नहीं अपनाया। इन्होंने आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर तो है, तो अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर। इसमें मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार नहीं लिया है और यहाँ ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने केवल आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादिता के आधार पर और अलंकृत काल को आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर माना है। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
1929 ईस्वी में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने काल विभाजन प्रस्तुत किया। वीर गाथा काल, प्रारंभिक हिंदी का जो प्रारंभ का काल है उसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया और संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना जाता है। उसके बाद जो मध्यकाल आता है, मध्यकाल में इन्होंने भक्ति काल, पहले भाग को भक्ति काल नाम दिया जो संवत 1375 से 1700 आता है। फिर उन्होंने उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल नाम दिया, संवत 1700 से 1900 विक्रमी आता है। और जो हमारा आधुनिक काल है उसको उन्होंने गद्य काल के नाम से जाना, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। वास्तव में शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते उसके प्रारूप पुनः प्रस्तुत किया। जैसे आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल का, पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा और जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहा। यानी आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल से इन्होंने दोहरा नामकरण करने का प्रयास किया। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरतापूर्ण प्रवृत्ति को प्रमुख मानकर उसका नाम वीर गाथा काल रखना चाहते हैं। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। और इसी प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही उन्होंने जो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंड है उनका नामकरण इस तरह करना ठीक समझा। विद्वानों ने उनके प्रारंभिक काल जिसका नामकरण उन्होंने वीर गाथा काल किया उस पर बहुत कुछ आपत्ति प्रस्तुत की है और माना है कि इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन और अप्रामाणिक है और उनके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। और कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही समीचीन समझा। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस तरीके से किया। प्रारंभिक काल को उन्होंने संधि काल के रूप में जाना, 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी। फिर इसी भाग को उन्होंने चारण काल के नाम से जाना, 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी। फिर भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी, रीति काल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल 1900 विक्रमी से अब तक। इस तरीके से राम कुमार वर्मा ने आचार्य शुक्ल से मिलता जुलता काल विभाजन प्रस्तुत किया। क्योंकि हम ऊपर देख रहे हैं कि शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा, तो इन्होंने राम कुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को संधि चारण काल के नाम से जाना और बाद के उसी तरीके के काल विभाजन हैं जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा उसमें इस तरीके से काल विभाजन प्रस्तुत किया है। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। फिर मध्यकाल, मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का समय है 1500 से 1857 ईस्वी। इसी तरीके से गणपति चंद्र गुप्त ने तीसरा जो काल विभाजन माना है वह है आदिकाल, जो 1857 से 1965 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त
का ये भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है। एक धर्म प्रधान काव्य, एक राज्य आश्रित काव्य और एक लोक आश्रित काव्य। प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य हमें देखने को मिलता है। एक धर्म प्रधान काव्य, दूसरा राज्य आश्रित काव्य और तीसरा लोक आश्रित काव्य। और इन्हीं परंपराओं का विवरण गुप्त ने इस प्रकार प्रारंभिक काल में धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा आती है, जो धर्म आश्रित काव्य है। मध्यकाल में संत काव्य परंपरा आती है, जो धर्माश्रित काव्य हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा आधुनिक काल है, उनमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं आती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस तरीके से किया है। धन्यवाद।